जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, माइंड ग्रूमर्स का आपका जाना पहचाना प्लेटफॉर्म और औरंगजेब सोहरवर्दी आपका होस्ट प्रोग्राम रियलिटी टॉक के साथ। आज भी टॉपिक भी आपके इंटरेस्ट का, और हमने कोशिश करके एक ऐसी शख्सियत से टाइम लिया है जो प्रोग्राम पे बहुत के टॉपिक पे बहुत अबूर रखती हैं। प्रोग्राम का टॉपिक है कि आजकल ट्रेनिंग्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में भी। इसका क्या स्कोप है, इसके क्या डायनामिक्स हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के नौजवानों के लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं ट्रेनिंग के फील्ड में। और इस सिलसिले में यूएई में बेस्ड हमारे एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट कामरान साहब को हमने दावत दी। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम स्पेयर किया और प्रोग्राम में शामिल हुए। सॉरी औरंग साहब, आपकी आवाज लॉस्ट हो गई जी। जी, मैं अर्ज कर रहा था अपने ऑडियंस से कि आज का टॉपिक भी बहुत अहम है, और उसमें हमने कोशिश की है कि टॉपिक के एक्सपर्ट को बुलाया जाए, और वो हैं कामरान साहब जिन्होंने यूएई से हमें ज्वाइन किया है, और वो हमारे साथ बात करेंगे कि ट्रेनिंग का फील्ड क्या है, इसके डायनामिक्स क्या हैं, और ख़ास तौर पे ग्लोबली इसका क्या मैकेनिज्म है और इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम बहुत वेलकम करते हैं आपको कामरान साहब। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया औरंग साहब, थैंक यू सो मच। जी कामरान साहब, प्रोग्राम के आगाज में मैं चाहूंगा कि आप मुख्तसरन हमें बताइए अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, अपने काम के बारे में, ताकि लोग जान सकें कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया औरंग साहब, आपने मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दोस्त इसमें जुड़ेंगे इंशाल्लाह, तो आज हम वो चीज़ शेयर कर पाएंगे जो विच इज़ ऑफ समथिंग ऑफ सिग्निफिकेंट। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि ये क्या कहना चाहिए 28-29 साल की एक मेहनत है, एक तपस्या है, एक सफ़र है जो 25 मुल्कों से होता हुआ, और तकरीबन कोई डिफरेंट रोल्स में जो मेरे ट्रेनिंग के हवाले से रहे। और जस्ट मैं मुख्तसरन बता दूं कि बेसिकली मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। मैंने अभी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान से अपने सफ़र का आगाज़ किया अपने प्रोफेशन का। उसके बाद मेरी डाइवर्सिफिकेशन हो गई एक मैनेजमेंट सिस्टम्स की तरफ, और मैं एक स्विस कंपनी के साथ काम करता रहा जिसमें पाकिस्तान और फार ईस्ट, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग्स और असेसमेंट्स होती थी। उसके बाद मैं दुबई मूव हो गया, तो यहाँ पे एक नॉर्वेजियन कंपनी है, उसके साथ मैंने ग्लोबल ट्रेनिंग मैनेजर के तौर पे और रीजनल मीना रीजनल एरिया मैनेजर के तौर पे काम किया। और इसके अलावा मैं यहाँ पे मेरा बहुत फंक्शनल रोल रहा, और यहाँ की जितनी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, बड़े नाम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया, वहाँ पे मेरे सेशंस हुए, लीडरशिप ट्रेनिंग्स हुई, कोचिंग, एग्जीक्यूटिव कोचिंग के सेशंस हुए। यहाँ की गल्फ न्यूज़ में मेरा कॉलम लीडरशिप मेंटरिंग आर्टिकल पे पब्लिश होता है एक्सपर्ट एडवाइस के नाम से। couple of my books have also been published, अल्हम्दुलिल्लाह। एक 24 गोल्ड कॉइन है और एक टैलेंट डिगर है। अब तक ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार लोग जो हैं जिसको मैं ट्रेन कर चुका हूँ। और आज अगर मेरा जो सबसे बड़ा तारुफ है वो ये है कि मैं लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ, और मेरे अंदर एक हंगर है हमेशा सीखते रहने की। और यही सबसे ज़्यादा खूबसूरती है किसी भी प्रोफेशन में, जब आपको ये आगाही हासिल हो जाए किसी भी स्टेज के ऊपर कि जो कुछ हम जानते हैं वो बहुत कम जानते हैं। और इस वजह से हमें हर वक्त अपने इस तजस्सुस को रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरा ट्रेनिंग का ग्लोबल एक्सपीरियंस रहा, और मैं डिफरेंट रोल्स में डायरेक्टर ऑपरेशंस के तौर पे भी काम किया, मुख्तलिफ ट्रेनिंग से रिलेटेड पोजीशंस में काम किया। कुछ अर्सा मैंने अपना बिजनेस भी किया। अब भी मैं एज ए फ्रीलांस कंसल्टेंट के तौर पे भी काम कर रहा हूँ, और यूएई गवर्नमेंट के साथ मेरा रोल जो है वो एडवाइजरी कैपेसिटी में है इन अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बिजनेस में। तो हमारा जो आज का प्लेटफॉर्म है उसमें यही है, जो कोशिश, जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी कि अगर हमारे दोस्त जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखना चाहते हैं, या ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो उनको ग्लोबल लेवल पर सक्सेसफुल कर सकती हैं, और क्या स्ट्रेटजीज हैं जो हमें अपनानी चाहिए अगर हम ट्रेनिंग बिजनेस से वाबस्ता हैं, तो इंशाल्लाह आज हम उस पर जो है वो बात करेंगे।
जी कामरान साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने अपना तारुफ करवाया, और ये जान के बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह आपकी काफ़ी अचीवमेंट्स हैं। प्रोग्राम के आगाज में मैं चाहूंगा कि आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाए। आपने चूंकि पाकिस्तान की ट्रेनिंग इंडस्ट्री को भी अच्छी तरह देखा, और आप अभी ग्लोबल ट्रेनिंग के ट्रेंड्स को भी देख रहे हैं। अमूमन यहाँ पे हमारे यहाँ समझा जाता है ट्रेनिंग को वेस्टेज ऑफ टाइम और बहुत ज्यादा एक्सपेंस है ये, इसको एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जाता। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में, और खास तौर पे कंपनीज को क्या मैसेज देंगे, और खास तौर पे जो आपको ऐसे लोग देख रहे हैं जो ट्रेनर्स बनना चाहते हैं, इस पूरे इन्वायरमेंट में कैसे वो थ्राइव कर सकते हैं? तमाम लोगों के लिए जो खासतौर पे ट्रेनिंग बिजनेस में वाबस्ता हैं या किसी भी हवाले से, मैं पहले एक चीज़ को हाईलाइट करूंगा। उससे पहले मैं स्टार्ट करता हूं एक दुआ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब मेरे सीने को खोल दे, मेरे काम को आसान फरमा, मेरी ज़ुबान की लुकनत हटा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। सबसे पहले तो जो लोग ट्रेनिंग बिजनेस में किसी भी हवाले से वाबस्ता हैं या होना चाहते हैं, तो मैं आपको ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एस्टीम, जिसे कहना चाहिए मोस्ट रिकग्नाइज, मोस्ट पेइंग बिजनेस है। अगर उसके अंदर आपका जज्बा देने का है, कंट्रीब्यूट करने का है, बड़ा पर्पस है, तो इससे ज्यादा रिवॉर्डिंग बिजनेस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। इससे ज्यादा रिस्पेक्ट आपको किसी बिजनेस में नहीं है। इससे ज्यादा आपकी पर्सनल डेवलपमेंट किसी जगह पे नहीं होती, अगर आपके अंदर जज्बा लोगों की जिंदगियों में कोई वैल्यू ऐड करने का। ये मैंने बड़ी आपको पते की बात एक मुख्तसर से अल्फाज में बता दी, वैल्यू एडिशन याद रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये प्रोफेशन क्यों सबसे अहम है। देखें, एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। मुझे बड़ी इंस्पिरेशन हुई जब मैंने ये बात मुझे समझ आई कि सूरह रहमान की अगर 4 आयात हैं शुरू में। अब आपको मैं रिलेट करके बताऊंगा कि क्यों ये ट्रेनिंग का प्रोफेशन जो है, इट इज द मोस्ट हाइटेंड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने शुरू की जो 4 आयत हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ताला ने 4 चीजें बताई। पहली बात क्या है कि अल्लाह ताला की 99 सिफात हैं, और उसने जो सबसे बड़ी उसकी सिफत है रहमान, कि उसकी मोहब्बत अपनी मखलूक के साथ ऐसे है जैसे ठाठे मारता हुआ समंदर होता है, उसने उसको हाईलाइट किया। उसके बाद उसकी मखलूकात, उसकी जो अलूम है, दुनिया में बहुत सारे इल्म हैं, लेकिन उसने कुरान जो सबसे हाईएस्ट इल्म है, वो उसने कुरान को जिक्र किया। तीसरा, उसकी बहुत सारी मखलूकात हैं दुनिया में, हर तरह की मखलूक है, लेकिन उसने इंसान का जिक्र किया, यानी जो उसमें से बेस्ट क्रिएशन है वो इंसान है। इसी तरह इंसान के पास बहुत सारे स्किल्स हैं, बहुत सारे स्किल्स हैं जो दुनिया में मुख्तलिफ, आप कह लें कि वो स्किल सेट है, लेकिन जो उसने हाइटेंड स्किल है अल्लामहुल बयान, कम्युनिकेशन स्किल, उसका उसने जिक्र किया। इसका मतलब है कि ये एक एवरग्रीन स्किल रहेगा इंशाल्लाह। पहले से था, अब भी है, आइंदा भी रहेगा। दुनिया जितनी एडवांस हो जाए, ये कम्युनिकेशन स्किल की जो पावर है वो कोई नहीं छीन सकता, वो कोई मशीन उससे नहीं छीन सकती, कोई चीज उससे नहीं छीन सकती। ये वो पावर है जो इंसान के पास मौजूद है, और सबसे ज्यादा उसका यूज कहाँ पे होता है? आपकी कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा टूल आपकी ट्रेनिंग में, आपकी कोचिंग में, आपकी कंसल्टिंग में, ये तमाम चीजों में यूज होता है, आपकी टीचिंग में यूज होता है। इसी वजह से इस प्रोफेशन में अगर आप कमिटेड हैं, अगर आप सेल्फलेस हैं, अगर आप लोगों के ऊपर हमदर्दी के जज्बे के साथ उनकी डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो आप जितनी इज्जत इस प्रोफेशन में देखते हैं, आपको याद होंगे अपने बहुत सारे ऐसे टीचर आज भी जिन्होंने स्कूल के जमाने में आपके ऊपर मेहनत की सेल्फलेस अंदाज में। आज भी आपके लिए वो टीचर सबसे काबिल कदर होगा, बिकॉज वो जो उन्होंने एफर्ट्स आपके ऊपर की थी वो इस हवाले से की थी क्योंकि इस प्रोफेशन का है। लेकिन एक चीज मैं थोड़ी सी हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो इल्म होता है, ये मेरास होती है अंबिया की, तो तालीम का देना दिलाना, ट्रेनिंग टीचिंग, ये उस सिलसिले का आप समझ लें कि उसके अंदर एक ब्लेसिंग है। लेकिन अगर यहाँ पे डिसऑनेस्टी आ जाए, अगर हम ये समझ लें कि यार हमें इसमें कट शॉर्ट करना है, तो मैंने इसमें ये देखा है कि फिर सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा बदनामी भी इंसान को इसी प्रोफेशन में आती है अगर वो ऑनेस्ट नहीं है। तो आपने जो आपने हाईलाइट की बात, सबसे पहले जो हमारे दोस्त हैं सुनने वाले, पहली बात तो ये है कि अपने अंदर अगर 2 चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं कि व्हाट इज, समटाइम द पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल।
I always highlight this thing that whenever you look into the pattern of an extraordinary people, they are always been on the giving mode. They are always been there to deliver something out of themselves. But when you look into the people who are just simply ordinary, whether you talk about your friends, families, customers, suppliers, they are always been the one who are always on the taking mode. So if you want to become an extraordinary professional, first of all, or extraordinary trainer, first of all, try to give the best out of yourself to the people. Now question is, आप क्या दे सकोगे लोगों को बेस्ट? जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, मैं ये कहता हूं कि मुझे किसी की हेल्प करनी है, किसी की मदद करनी है, तो वो जिसकी मैं मदद करना चाहता हूं फाइनेंशियली, वो उसकी कितनी मदद कर सकता हूं, वो डिपेंड करता है कि मेरी जेब की इस्तिताअत कितनी है. How much money I have, how much finances I already have in my pocket, because this is my capacity. अगर मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपया है तो मैं अगर उस 100 में से 70 दे दूं, 80 दे दूं, तो मेरी मदद की एक लिमिटेशन है. मेरी जेब में 1 लाख रुपया तो मेरी कैपेसिटी ज्यादा है, 10 लाख है तो ज्यादा है. इसी तरह इंसान का इल्म का मामला है, उसका तजर्बे का मामला है, उसका एक्सपीरियंस का मामला है. जितना ज्यादा आप अपने आप को खुद डेवलप करते हैं, जितना आप अपने अंदर खुद मेहनत करते हैं, जितना आप अपने आप को खुद वैल्यू का बनाते हैं, उतनी ज्यादा आपकी जो है आप डिलीवर करने की पोजीशन में होते हैं. जी कामरान साहब, ये जी बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने एक्सप्लेन किया. ये जो आपने अभी पॉइंट दिया है, मैंने इसलिए आपको रोका है कि इस पे हमने तफसील से बात करनी है कि कैसे डेवलप करें. इसी सवाल को मैं लिंक करना चाहूंगा कि इतनी खूबसूरत आपने अहमियत बताई मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी. इस वक्त पाकिस्तान में जो लोग ट्रेनिंग के फील्ड में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, वो कैसे कंपनियों को ये समझाएं जो आपने इतनी खूबसूरत बातें बताई हैं, वो कैसे पूरे मार्केट में या पूरे जो हमारा सेक्टर है, इंडस्ट्री है, उसमें कैसे कंपनीज को कन्विंस करें कि इतनी खूबसूरत बातें कामरान साहब कर रहे हैं, ये वाकई ठीक है और फायदेमंद है. इसमें मैं औरंगजेब साहब एक मिसाल, आप इजाजत दीजिएगा, मैं एक मिसाल से वजाहत करूंगा कि इस दुनिया का एक असूल है, अगर हमें वो समझ आ जाता है तो हम ट्रेनिंग बिजनेस को भी बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं, या किसी भी बिजनेस को हम समझ सकते हैं. पहली बात तो ये देख लें कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया का निजाम एक फॉर्मूले पे बनाया है, जिसको मैं कहता हूं कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप. दुनिया की हर चीज कस्टमर और सप्लायर के रिलेशनशिप में जकड़ी हुई है. इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि अगर एक कंपनी है तो उसके कुछ सप्लायर्स हैं, उस सप्लायर्स के आगे से कुछ कस्टमर हैं, उन कस्टमर के आगे कुछ सप्लायर हैं. या अगर मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात करूं तो अगर मैं किसी कंपनी में मुलाजमत करता हूं तो मैं भी तो एक कस्टमर सप्लायर रिलेशन में हूं, क्योंकि मैं अपनी क्या चीजें मैं अपनी सर्विस सप्लाई करता हूं, तो मेरी कंपनी जो मुझे एम्प्लॉय कर रही है वो मेरा कस्टमर है, वो मेरी सर्विसेज के अगेंस्ट मुझे पे कर रहा है. इसी तरह मैं अगर अपनी फैमिली में जाता हूं तो मेरी फैमिली में जो रिलेशंस हैं उनकी कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशन है, मेरे बच्चों की सर्टेन एक्सपेक्टेशन मुझसे हैं, तो मैं उनके लिए सप्लायर हूं, वो मेरे लिए कस्टमर हैं. इसी तरह अगर हम एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अल्लाह ताला जब मुसलमानों से, मोमिनों से कहता है भाई तुम्हारी जाने मैंने जन्नत के एवज खरीद ली, तो अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हारा कस्टमर हूं, तुम मेरे सप्लायर हो. तो दुनिया में निजाम कस्टमर सप्लायर के साथ जकड़ा हुआ है. अब हम आ जाते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, जरा हम ट्रेनिंग के तरफ आ जाते हैं. देखिए, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, कोचिंग, ये तमाम सर्विसेज हैं, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं. अब क्वेश्चन ये है कि जब ये प्रोडक्ट्स हैं तो इसका कस्टमर कौन है, और जो उसका कस्टमर है क्या हम उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझते हैं? ये ऐसे ही है कि जैसे मैं ये कहूं कि यार मैं किसी कंपनी में जाता हूं और मैं उन्हें कहता हूं जनाब मैं ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये मैं सर्विस सप्लायर हूं. लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि बेस्ट सप्लायर वो होता है जो कस्टमर की स्टेटेड और इंटेंट और इंप्लाइड नीड्स को समझे. स्टेटेड नीड्स वो होती हैं जो पीस ऑफ पेपर पे होती हैं, इंप्लाइड नीड्स होती हैं जो एक्सपेक्टेशन पे होती हैं. तो मेरा सवाल ये है कि मेरे पास एक सर्टेन ट्रेनिंग का पोर्टफोलियो, वो मेरे प्रोडक्ट है. मैं किसी कंपनी के पास जाके कहता हूं कि जनाब ये मेरी प्रोडक्ट है. मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं ट्रेनिंग बिजनेस में हूं, क्या मैंने सबसे पहले ये समझने की कोशिश की कि मेरे कस्टमर की नीड्स क्या हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. अगर मुझे बेसिक फंडामेंटल चीज ही की नहीं समझ आती कि मेरे कस्टमर की नीड क्या है, तो ये वही अहमकाना काम होगा कि 4 दुकानें किसी जगह खुली थी तो मैंने 5वीं दुकान अपनी खोल के बैठ गया और मैंने कहा यार ये पता नहीं कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है और ये कस्टमर अभी तक यहाँ पहुंचे क्यों नहीं.
The most important fundamental thing we have to ensure is first to identify who's our customer and what are their needs. Number 2, ठीक, बिल्कुल ठीक. जब कस्टमर किसी चीज को पे करता है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को पे नहीं कर रहा होता, उससे वाबस्ता फीचर्स को पे करता है जिससे उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती. तो फॉर एग्जांपल, मुझे आप ट्रेनिंग सप्लायर हैं तो मुझे आपकी सर्विस चाहिए होगी टू एड्रेस सम ऑफ माय चैलेंजेस, टू एड्रेस सम ऑफ माय नीड्स. अब वो नीड्स क्या हैं? हो सकता है मेरे चैलेंज हो कि मेरे एम्प्लॉय जो हैं वो प्रोडक्टिव नहीं है, मेरे एम्प्लॉय एंगेज नहीं है, मेरे एम्प्लॉयज के पास कोई सर्टन स्किल सेट मौजूद नहीं है, मेरे एम्प्लॉय वो डिलीवर नहीं कर पा रहे जो मुझे उन्हें करना चाहिए, और उनकी वजह से चूंकि वो इतने ट्रेंड नहीं है तो मेरी बहुत सारी वेस्टेज और रिजेक्शन और रीवर्क हो रहा है और मैं बहुत ज्यादा, मेरी कॉस्ट जो उसमें सफर हो रही है. अब अगर मैं सिर्फ जाके कोई ट्रेनिंग दे देता हूं, मुझे वो हायर करता, मुझे ट्रेनिंग दे देता हूं और ट्रेनिंग के बाद एक सर्टिफिकेट पकड़ा देता हूं और उसके बाद मैं वापस आ जाता हूं, लेकिन पता ये लगता है कि उस कस्टमर का वो इशू हल नहीं हुआ, उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो होगा क्या कि जब तक तो मेरे पास फाइनेंसेस हैं, मैं फिर अपने एम्प्लॉय को खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए ट्रेनिंग का कारोबार करता रहूंगा, चलाता रहूंगा. मैं भी उन्हें खुश करने के लिए भेज दूंगा, चलो यार होटल में चले जाओ, 1-2 दिन की ट्रेनिंग कर लो, थोड़ा सा डे आउट मिल जाएगा, मैं वहां तक समझूंगा. द मोमेंट आई एम बीन इन अ फाइनेंशियल क्रंच, जो सबसे बड़ा कट मैं लगाऊंगा वो सबसे पहले ट्रेनिंग को सेट असाइड कर दूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए सरप्लस एक्टिविटी थी, वो मेरे लिए कोर एक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि उसके कोई टेंजिबल रिजल्ट्स मुझे नहीं मिले. ये है इशू. ठीक. अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सबसे पहले ये समझता हूं, जो हमारे लोग ट्रेनिंग में, बिजनेस में है, मेरा एक क्वेश्चन उनसे ये होगा, जब आप किसी भी कस्टमर के पास जाते हैं तो आप सिर्फ सारा जोर इस बात पर लगा देते हैं कि जनाब ये जो मेरे पास ये जो पोर्टफोलियो है या ये जो मेरी लिस्ट है, आप मुझसे ट्रेनिंग ले लें, या आपका क्वेश्चन पहले ये होता है कि आप उसकी नीड को आइडेंटिफाई करें, उसके चैलेंज को आइडेंटिफाई करें, उसको क्या, कौन से स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं. इस हवाले से कभी भी अपनी ट्रेनिंग को डायरेक्ट सेल ना करें, क्योंकि ट्रेनिंग एक सोल्यूशन है टू फुलफिल सम ऑफ द पर्पस. आपको अगर चैलेंज का पता ही नहीं होगा तो आप मिस फायर करेंगे, आप उसको वो चीज सेल करेंगे जिसे उसकी जरूरत नहीं. तो सबसे पहली चीज होती है चैलेंज को आइडेंटिफाई करना, नीड आइडेंटिफाई करना. नंबर 2, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को देखना. अगर मेरा कस्टमर किसी भी ट्रेनिंग सर्विस लेता है, उस पर 10,000 50,000 मुझे देता है, उसको टेंजिबल रिजल्ट 1 लाख का मिलना चाहिए, तब उसकी कन्विक्शन होगी. लेकिन अगर आप उसको सिर्फ पीस ऑफ पेपर पकड़ा के आ जाएंगे ट्रेनिंग के नाम पे और लोग वैसे के वैसे ही थे, वो चेंज नहीं आएगी. तो मेरा कहना ये है औरंगजेब के इंपॉर्टेंट चीज हमारे ट्रेनिंग के कल्चर में सबसे पहली जिस चीज को आइडेंटिफाई करना है वो है ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन. ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, उसके लिए आपको कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क का जानना जरूरी है. आपके इल्म में चाहिए कि जब आप किसी अदारे में जाते हैं, सबसे पहली चीज तो ये देखें कि उसका मसला इशू क्या है. वो कहता है जी मेरे सेल्स के लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है. तो आप अगर क्वेश्चन करते हैं, अच्छा जनाब जो आपके सेल्स के लोग हैं क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो वो कहते हैं जी ये इनको जो है टेली मार्केटिंग नहीं आती, या इन्हें कस्टमर को डील करना नहीं आता है, वगैरह वगैरह, इस टाइप के इश्यूज आते हैं. तो आपका सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए, क्या आपने इन लोगों की कॉम्पिटेंसी प्रोफाइलिंग की हुई है? क्या आपके पास इन के कॉम्पिटेंसीज एग्जिस्ट करती हैं? तो वो कहते हैं जी वो तो मैं सुना ही नहीं, ये क्या चीज आप बता रहे हैं. तो आप उन्हें कहेंगे कि सबसे पहले सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमें पहले प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी. सबसे पहले तो आप कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाई करें, क्योंकि जब आप कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आप एवेल्युएट करेंगे कि किस आपकी टीम के बंदों को कोलेक्टिवली या इंडिविजुअली कौन सी कॉम्पिटेंसीज की रिक्वायरमेंट है. तो अगर आप कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी असेसमेंट कर लेते हैं या करवा लेते हैं असेसमेंट, अब आपके पास प्रिसाइजली पता होगा कि यार मेरी ये जो 10 लोगों की टीम है, इनमें से हर बंदे की नीड एक जैसी नहीं है, बल्कि कुछ लोगों को इसमें चाहिए, कुछ में. तो हम आपको कस्टमाइज सोल्यूशन देंगे उन लोगों की उन स्पेसिफिक नीड्स के ऊपर जो उनके मसले को हल करे और आपको रिजल्ट दे. ये ऐसे ही है कि मैं किसी फार्मेसी में चला जाऊं तो फार्मेसी के शेल्फ में 1000 दवाइयां लगी हैं, तो मैं जाके कहूं यार मुझे लगता है कभी कभार सर में दर्द होता है, तो वो मुझे 20 किस्म की दवाइयां पकड़ा दे कि यार ये सारी खा लो.
اب اس کی دوائیاں تو سیل ہو گئیں لیکن میرا تو پرپس فلفل نہیں ہوا. لیکن اگر میں پریسائزلی آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہوں, ڈائگنوز کر لیتا ہوں کہ میرا پرابلم کیوں ہے, اور میں پریسائز میڈیسن لیتا ہوں, تو مجھے اس میڈیسن پہ بلیو ہوگا اور اس کو بھی ایک ویلیو ایڈیشن ہوگی. تو ہمارے ہاں اورنگزیب, میں یہ کہوں گا کوشچن جو سب سے جو ٹیک اوے پوائنٹ ہے جو میری طرف سے, ہمیں اپنے ٹریننگ کے بزنس میں سب سے پہلے کمپیٹنسی کے کلچر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئی ہوپ کسی حد تک میں نے اس پوائنٹ کو ٹچ کیا ہے. جی اور بہت زبردست آپ نے اس طرح سما باندھا کہ تھوڑا سا مائنڈ بوگلنگ بھی تھا, تھوڑا سا حیران کن بھی تھا, کیونکہ زیادہ تر میں کمپلیٹ بات نہیں کر رہا ہوں, زیادہ تر جنرلی ٹرینڈ یہ ہے کہ نیٹ ورکنگ اور دوستی کے بیس پہ یا اپنے بہت کلرفل پروفائل کے بیس پہ ٹریننگز لی جاتی ہیں, اور کمپیٹنسی پروفائلنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر مختلف قسم کی یوٹیوب ویڈیو کے جو ٹرینڈز ہیں, غبارے پھلانے والے, ناچنے والے, نعرے لگوانے والے, وہ کروا کے پوری اس کی ویڈیو بنا کے فیس بک پہ اپلوڈ کی جاتی ہے کہ جی ٹریننگ سیشن ہو گیا اور واہ واہ ہو گئی. لیکن آپ کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ جب تک آپ پروفیشنلزم کو بیچ میں نہیں لے کے آئیں گے, ٹریننگ انڈسٹری میں ریئلائزیشن نہیں آئے گی. تو اب یہ جو ساری چیزیں آپ نے بتا دی, اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے اگلے سیگمنٹ پہ جائیں اور گلوبل ٹرینڈز کی بات کریں, یہ جو کمپیٹنسی ماڈل متعارف کروانا ہے اور کمپنیز کو گائیڈ کرنا ہے, یہ ہر بندے کا کام تو نہیں ہے. اس کے لیے تو بہت سکلز چاہیے, بہت اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں آپ اپنی کیا ایکسپرٹ اوپینین دیں گے ٹرینرز کو جو بن چکے ہیں یا بننا چاہ رہے ہیں کہ یہ مذاق نہیں ہے, اس میں کون کون سے سکلز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کمپٹیشن میں آنے کے لیے؟ بہت اچھا کوشچن ہے اورنگزیب. میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں, جو ابھی میں پہلے بات کر رہا تھا, پھر میں اس کے کمپیٹنسی کی ڈیولپمنٹ میں آتا ہوں. میں نے گلوبلی آپ کو جیسے ہائی لائٹ کیا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے موقع دیا, میری ٹریننگز ہوئی. میں جسٹ صرف ایک اسکیل اپ کرنے کے لیے چیزیں بتا دوں کہ کس اسکیل پہ ٹریننگ ہوئی, پھر اس کا میں آپ کو جسٹ بتاتا ہوں. الحمدللہ میری ٹریننگز میں نے یو ایس میں کنڈکٹ کی, یو کے میں کی, جرمنی میں کی, ناروے میں کی, میں نے یہاں پہ گلف کنٹریز کے اندر, میں یہاں پہ بیس ہوں, یہاں پہ میری ہوتی ہیں, ملیشیا میں کی, سنگاپور میں کی, شری لنکا میں کی. So from one end to the other, there are a lot many countries I've done. 70 to 80% of my customers in all of my sessions, they were being the repeat customers. یہ وہ کسٹمرز ہوتے تھے جو یا تو خود بار بار آتے تھے یا ان کی ریکمینڈیشنز کے ساتھ دوسرے لوگ آتے تھے. 10 to 15%, 20% میکس وہ کسٹمر آتے تھے میرے سیشنز میں یا میری کنسلٹنسی میں جو کسی ایڈ سے یا کسی مارکیٹنگ سے متاثر ہو کے آتے تھے. 80% ریپیٹ کسٹمر جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے یا کسی کی ریکمینڈیشن سے آیا. اب میرا سوال یہ ہے, اگر آپ فکٹیشیس لیول کے اوپر کوئی ٹریننگ کرتے ہیں, اگر آپ شوشا کرتے ہیں, اس کے اندر سبسٹینس نہیں ہوتا, ویلیو نہیں ہوتی, ہلا گلا کر لیا, تالیاں مار لیں, سب چیزیں کر لیں, لوگوں کو ہلا جلا دیا, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے if it does not fulfill certain defined objective and purpose, then you have made a big fool of yourself, not to them. Because وجہ کیا ہے کہ جس وقت وہ کسٹمر ایٹ دا اینڈ ایویلویٹ کرے گا کہ میں نے اتنا انویسٹ کیا, what result I have got, then it is not going to be of any value. تو میں یہ کہوں گا کہ کہیں پہ بھی دیکھیں چیزوں کو جو ریئل ویلیو ہوتی ہے, ریئل ویلیو کے لیے ابھی ہم نے ذکر کیا کمپیٹنسی فریم ورک. پہلی بات تو یہ ہے, تمام دوستوں سے مؤدبانہ طور پہ 28 سال کا ایکسپیرینس رکھنے کے باوجود, اتنے ملکوں, اتنی ٹریننگ کے باوجود, میں بڑا ہمبلی کہتا ہوں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں ٹریننگ کا, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, کنٹینیوسلی لرنر ہوں. مجھے افسوس ہوتا ہے جب ہمارے بہت سارے دوست جو صرف چند سال یا چند مہینے کے ایکسپوجر کے بعد وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بہت کچھ جاننا شروع ہو گئے. سب سے بڑا انسان کو دھوکہ وہاں پہ لگا. آپ کو کسی بھی جگہ سے گرو کرنے کے لیے دنیا میں ایک ایوولوشنری پروسیس ہے. دیکھیں دنیا میں آپ دیکھیے ذرا, آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا. نظام کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے بیج ڈالتے ہیں, بیج سے کونپل نکلتی ہے, کونپل سے درخت بنتا ہے, درخت کے اوپر پھر پھل پھول آتے ہیں, پھر پھل آتا ہے. آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ آپ نے وہ بیج ڈالا اور ایک دم آپ کہیں گے یار راتوں رات یہ درخت بن جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا.
दुनिया के अंदर अल्लाह ने निजाम एवोल्यूशनरी रखा है। तो अगर आप किसी फील्ड में हैं तो आप अपना प्रोसेस सीखने का फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक कैसे कर सकते हैं? लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप 30 साल की मेहनत को आप 3 साल में कर लें, ऐसा नहीं। आपको उस एक्सपीरियंस की भट्टी से गुजरना पड़ता है, लेकिन कुछ फास्ट ट्रैक आप कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक से क्या मुराद है? जिंदगी में अगर आपको अच्छे मेंटोर्स मिल जाएं, अगर आपको अच्छे कोच मिल जाएं, अच्छे गाइड मिल जाएं, तो आपकी जो ओरिएंटेशन होगी, यानी जिन जगहों पे आप ठोकरें खा के वक्त जाया करते, वो आपको रीडायरेक्ट कर देंगे सही रास्ते पे। तो आप ये कर सकते हो कि किसी ने अगर कोई कवर 30 साल में किया था, तो आप हो सकता है उसको आधे टाइम में कर लो, 15 साल में कर लो, 18 में कर लो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उसको 2 साल में कर लो, क्योंकि टाइम आपको चाहिए होता है एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस से गुजरने में। देखें, मैं आपको बताऊं, ट्रेनिंग के अंदर जब भी हमारे सेशंस होते हैं तो ऑडियंस आके बैठ जाती है। अब उसमें बहुत सारे लोग हैं जो सीनियर पोजीशंस पे हैं। मेरे बहुत सारे सेशंस होते हैं जो माशाल्लाह कोई सीईओ हैं, कोई डायरेक्टर हैं, कोई कुछ हैं, उनके कंपनी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं। अब सवाल ये है, उनको कौन सी चीज है जो मेरी तरफ से उन्हें कोई वैल्यू मिलेगी? हर चीज तो गूगल पे मौजूद है, वो किसी भी चीज को टाइप करके देख सकते हैं, वो किसी भी चीज का एक्सपीरियंस जो लेना चाहें यूट्यूब से ले सकते हैं। आपको क्यों हायर करेंगे? वो इस वजह से आपको हायर करेंगे क्योंकि जिस तजर्बे की भट्टी से होकर आप गुजरे हैं, जो एक्सपीरियंस आप अपने पास रखते हैं, वो एक्सपीरियंस असल वैल्यू है उस सेशन की, जिसको वो पे करके आपको तैयार है। आपकी लफाजी नहीं, आपकी आर्टिकुलेशन नहीं, आपकी कशकेबाजी नहीं, आपका सब्सटेंस, आपका उनके साथ सिंसियर होना, आपको उनको हेल्पफुल होना, उनको फैसिलिटेट करना, अपने एक्सपीरियंस और अपने प्रोविजंस के साथ उनको सामने दुनिया के डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेकर आना, ये है असल चीज जिस पे दुनिया आपको पे करती है। तो मेरे दोस्तों, बात मेरी ये है कि इस प्रोफेशन में एक तो अपना जहन बनाइए कि मैंने दुनिया में जो ये प्रोफेशन है, मुझे इसमें लोगों को फायदा देना है। पहली बात तो ये बना लें। दूसरी बात, कंसिस्टेंट लर्नर बन जाएं, हर दिन सीखने का अमल अपने लिए जारी कर दें। नंबर 3, अपने कस्टमर्स के साथ बिल्कुल सिंसियर हो जाएं और ये सोचें कि यार अगर इसने मुझे 10 रुपए दिए हैं तो 100 रुपए की वैल्यू मुझे देनी है। दोस्तों, दे विल वेट फॉर यू, वो आपके पीछे आएंगे, बिकॉज यू आर बीन डिलीवरिंग वैल्यू फॉर देम। आप 10 रुपए लेकर 20 रुपए लेकर जब उसको 50-100 की वैल्यू दोगे, वो कस्टमर तुम्हारा लाइफ टाइम का कस्टमर बन जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि नहीं यार बस कुछ ऐसा शोशा के इधर उधर कर लिया, तो यू विल मेक अ फूल ऑफ योरसेल्फ। जी जनाब, दैट्स रियली ग्रेट कामरान साहब। आपकी तमाम बातों के जवाब में मैं आपको अपना एक जुमला सुनाता हूं जो सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर हुआ कि अगर सिर्फ बोलने पे होता तो कौवा सबसे बड़ा ट्रेनर होता। बहुत खूबसूरत बात है आपकी, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत प्रोफेशनल। अब हम चूंकि प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, अब ये सारा सिनेरियो आपने एक्सप्लेन कर दिया बहुत ही वजाहत के साथ और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत इंप्रेसिव तरीके से। अब चलते हैं ग्लोबल। लेट्स सी, आपकी बातों पे अमल करते हुए लोगों ने अपने आप को डेवलप किया, इंप्रूव किया, और वो पाकिस्तान की मार्केट के अलावा भी दूसरी मार्केट्स को कैप्चर करना चाह रहे हैं एज ए ट्रेनर, एज ए कंसल्टेंट। उनके लिए क्या ग्लोबल ट्रेंड्स आप देखते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज देखते हैं? देखें, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें खासतौर पे जो हमारे दोस्त ऑलरेडी ट्रेनिंग बिजनेस में वाबस्ता हैं, या हमारे वो वाले दोस्त जो किसी हवाले से अपने आप को एज ए ग्लोबल ट्रेनर के तौर पे लाने चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि अब जो मैं बात हाईलाइट करने लगा हूं उसको जरा गौर से सुनिएगा, बिकॉज दिस इज अ जिस्ट ऑफ दैट एक्सपीरियंस जिसके लिए मुझे औरंगजेब साहब ने कहा है, आई एम बीन ट्राइंग टू कन्वे इट टू यू। अगर इसमें आपको कोई चीज नजर आ जाती है एंड यू स्टार्टेड गिविंग इट अ ट्राई, सो ऑफ कोर्स आपका लेवल अप हो जाता है। पहली बात तो ये है कि लोकल माइंडसेट में, लोकल मार्केट में आप लोकल माइंडसेट के साथ तो सरवाइव कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट में आप लोकल माइंडसेट के साथ सरवाइव नहीं कर सकते। ग्लोबल ऑपरेटिंग बिजनेस में आपको अपने थिंकिंग को अपग्रेड करना पड़ेगा। पहली बात तो है कि यहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ग्लोबल थिंकिंग लानी पड़ेगी। ग्लोबल थिंकिंग से क्या मुराद है कि ग्लोबल थिंकिंग से आपको देखना पड़ेगा कि इस वक्त मैं किस मार्केट में ऑपरेट करना चाहता हूं। ग्लोबल मार्केट तो बहुत बड़ी है,
आप यूएस की मार्केट की बात करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, यूरोपियन मार्केट्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, गल्फ की मार्केट के रिक्वायरमेंट और इश्यूज डिफरेंट है, फार ईस्ट की और तरह के चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास कौन सी मार्केट है। अब मैं मिसाल देता हूं, चूंकि मैं खुद काफी अरसे से गल्फ की मार्केट में हूं, तो मैं आपको यहाँ के प्रोस्पेक्टिव के मुताबिक बात कर सकता हूं, क्योंकि ये तो एक तो मुल्क के करीब है, दूसरा अगर आप देखें तो आपको देखना चाहिए कि यार ये बहुत बड़ी बिजनेस मार्केट है और हमारे मुल्क के भी पास है, तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए वो क्या चीजें। देखें यहाँ पे जो सबसे बड़ा डायनामिक्स है, एक तो ये है कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट बिजनेस इंडस्ट्री में पोस्ट कोविड वर्ल्ड जो है वो एक डिफरेंट डायनामिक सेट हो चुके हैं, डिफरेंट रूल्स जो हैं वो सेट हो चुके हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस। जी ठीक। जी जी कामरान साहब, कुछ वाईफाई की प्रॉब्लम की वजह से आपकी बात क्लियर नहीं हो रही। आई होप कि जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हम आपकी बात सुन सकेंगे। जी, तो बात हो रही थी साथियों ग्लोबल ट्रेंड्स की, और उस पे कामरान साहब हमें बता रहे थे कि किस तरीके से आप जब अपने लोकल मार्केट को कैप्चर करते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं, और उसके बाद फिर जब आप किसी फॉरेन कंट्री का या इंटरनेशनल मार्केट में एज ए कंसल्टेंट या एज ए ट्रेनर अपने पांव जमाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट लोकल से ग्लोबल करना पड़ेगा, और अपने तमाम जो आपका प्रोफिशिएंसी लेवल है, जो आपके तमाम बेंचमार्क्स हैं, उनको भी नेशनल से इंटरनेशनल की तरफ कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस तमाम सूरत हाल में जो सबसे ज्यादा फोकस आज की गुफ्तगू में हमें नजर आया वो ये था कि ट्रेनर्स को सबसे पहले अपने आप को ग्रूम करना है, अपने आप को ट्रेन करना है। जी जी कामरान साहब, प्लीज जी कंटिन्यू। उसमें जी औरंगजेब, उसमें यह है कि जैसे मैंने कहा कि हम गल्फ की मार्केट का तजिया करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि यहाँ पे गल्फ के इश्यूज क्या हैं, यहाँ के क्या चैलेंजेस हैं जिसके लिए ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, कोचिंग कैन बी अ सोल्यूशन। सबसे पहला यहाँ पे जो चैलेंज है गल्फ के मार्केट में वो ये है जिसको हम लोग जी डियर व्यूअर्स, वाईफाई की कनेक्टिविटी का कुछ इशू है जो कि जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, और उसके बाद हम अपना प्रोग्राम जो है वो दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। जी कामरान साहब, वाईफाई कनेक्टिविटी की वजह से
आपको रिज्यूम करना पड़ेगा दोबारा से काइंडली ग्लोबल ट्रेंड्स के हवाले से, क्योंकि हमने जी कनेक्शन लॉस्ट होने की वजह से बहुत सारी आपकी बातचीत जो है वो डिस्टॉर्ट हो गई। सो हम दोबारा से रिक्वेस्ट करते हैं कामरान साहब ठीक से कि वो हमें ग्लोबल ट्रेंड्स के बारे में बताएं। जी। रीजन की बात हो रही थी औरंगजेब, तो एक यहाँ का इशू ये है कि जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पे एक नॉलेज मैनेजमेंट का एक इशू है। नॉलेज मैनेजमेंट से ये मुराद है कि यहाँ की पॉपुलेशन एक्सपैट भी हैं जो दूसरे मुल्कों से मुलाजमत के लिए आए हैं, और यहाँ की जो लोकल यंगस्टर्स हैं वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता काफी बड़ी तादाद में वो एजुकेशन लेकर आ रहे हैं। तो अब ये मुलाजमत एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक लोकल पॉपुलेशन तैयार नहीं थी। जब वो तैयार हो जाएंगे तो दे हैव टू लीव एंड दे हैव टू हैंड इट ओवर दैट जॉब्स टू देम। अब क्वेश्चन ये है कि जो एक्सपैट आता है वो काफी एक्सपीरियंस रखता है, वो 20, 25, 30 साल का उसका एक्सपीरियंस हो चुका होता है, और जिस वक्त वो रिटायरमेंट होती है तो रिटायरमेंट के फौरन बाद उसको जाना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर कोई लोकल यंगस्टर आके जॉब करना शुरू करता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता, या वो इतना स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस नहीं होता कि जहां पे जो एक्सपीरियंस एक्सपर्ट है वो जाए तो वो जो इसको रिक्वायर्ड कोचिंग और मेंटरिंग की जरूरत है वो उसको पास ऑन कर सके। तो एक इशू है जो नॉलेज मैनेजमेंट का इशू है। अगर हम नॉलेज मैनेजमेंट के इशू को एड्रेस कर सकें अपनी सर्विसेज से तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी। नंबर 2, ये जो गैप है वो कॉम्पिटेंसी का गैप है, और स्पेशली टेक्निकल डोमेन की कॉम्पिटेंसीज जो हैं उसके अंदर क्लैरिटी, खासतौर पे जो बहुत हाईली क्रिटिकल जॉब्स होती हैं जहां पे डिपेंडेंट होते हैं लोग, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से खासतौर पे चूंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर की काफी डोमिनेंस है, तो निचले लेवल पर जब हम ऑपरेटर्स और टेक्नीशियंस की बात करते हैं तो इस लेवल के ऊपर जो टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज को एड्रेस करने वाली ट्रेनिंग्स होती हैं या लर्निंग होते हैं या ऐसी होती हैं कि जिससे वो लोग तेजी से अपने आप को अपग्रेड कर सकें उस टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज पे, वो बहुत बड़ा एक मार्जिन है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इसके साथ साथ चूंकि अभी पोस्ट कोविड वर्ल्ड में एक बड़ी सिचुएशन डिफरेंट हो चुकी है, वो ये है कि जब से ये कोविड का सिनेरियो आया है तो एक आहिस्ता आहिस्ता एक इकोनॉमी जिसको हम गिग इकोनॉमी कहते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट भी मुतारिफ हो रहा है कि बहुत सारी वर्क फोर्स को या ऐसे लोग जिनको जरूरत नहीं है ऑफिस में, तो दे आर बीन आस्क्ड टू ऑपरेट फ्रॉम देयर होम, तो वो वहां पे बैठ के काम करेंगे। अब जब वो वहां पे बैठ के काम करेंगे तो यहाँ की जो लीडरशिप है ये चूंकि बिल्कुल एक नया फिनोमिना है पूरी दुनिया के लिए, तो लोग तो आदी हैं अपनी लीडरशिप और मैनेजमेंट करने पे जबकि टीम उनके सामने मौजूद हो। अब एक ऐसे सिनेरियो में जबकि कोविड की सिनेरियो में लोग घरों में बैठे हुए हैं और वहां पे उनको कुछ इमोशनल इश्यूज भी हैं, कुछ उनको डोमेस्टिक इश्यूज भी हैं। अब वो कौन सी मैनेजमेंट और लीडरशिप एबिलिटीज हैं जो आपको, कितनी हाइटेंड इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, कितनी एम्पैथी चाहिए, कितनी आपको क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, कितनी एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग चाहिए कि आप उन एम्प्लॉयज को जो इस वक्त घरों में बैठे हुए स्प्रेड हैं, आप उनको ऑन बोर्ड कर सकें, एंगेज कर सकें, इन्वॉल्व कर सकें और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चल सके। अब ये बहुत बड़ा गैप है, तो लाजमी बात है कि अगर मैं जाके ये कहूं कि अच्छा जनाब मेरे पास जो लीडरशिप की ट्रेनिंग है वो एक स्ट्रक्चर्ड वही 1940 वाली लीडरशिप के प्रिंसिपल मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्लासरूम में पढ़ाऊंगा, वो कहेंगे यार इट्स ऑफ नो वैल्यू फॉर अस बिकॉज नाउ इट्स अ डिफरेंट चैलेंज। लेकिन अगर मैं चैलेंज से रिलेट करके अपनी किसी प्रपोजल को लेकर आऊं कि जनाब ये जो एग्जिस्ट कर रहा है आपका गैप, तो आई कैन ऑफर यू विद दिस पार्ट, तो दैट कैन बी अ लॉट मोर हेल्प एज वेल। फिर यहाँ पे एक चीजें और आ रही हैं, एक बहुत बड़ा शिफ्ट ये आ रहा है कि बहुत सारी चीजें खास तौर पे जब से कोविड के सिलसिले हुए तो यहाँ की जो कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज का बिजनेस वाइंड अप हो गया बिकॉज दे आर नॉट बीन एबल टू सी देयर कस्टमर। वो उस कस्टमर को देख नहीं सकते, मिल नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, तो किस अंदाज में वो अपनी सर्विसेज को सेल करेंगे। और कंपनीज के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया जो मेरा ख्याल है कि अगर कोविड ना आता तो शायद इतनी तेजी से ना होता, वो है कि टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज है कि आपके तमाम चीजें जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसको हम मशीन लर्निंग कहते हैं, जिसको ऑगमेंटेड लर्निंग प्रोसेस कहते हैं, ये तमाम चीजें ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस हो रही हैं कि विद द मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन बड़ी बड़ी कंपनीज में कि लोगों के प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएं। हमें जरूरत ही नहीं है, हमें प्रिसाइजली पता लग जाए कि लोगों के इंटरवेंशन कम से कम है, उसके अंदर वो चला जाए। और एक और चीज ये आ रही है कि जब लोगों के पास टाइम नहीं है, और टाइम का बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू है, और हर बंदा मोबाइल के ऊपर मौजूद है, हर बंदा अपनी कन्वीनियंस में उस ट्रेनिंग को करना चाहता है। अब उनके पास वो टाइम नहीं है कि वो जाके किसी क्लासरूम सेशन में बैठ के अपने 2 दिन 3 दिन 10 दिन जाके वहां पे स्पेंड करें। तो बहुत सारी कंपनी
एक एग्रीमेंट हो गए हैं वर्ल्ड क्लास कंपनीज के साथ कि उन्होंने अपनी लाइब्रेरीज, अपने ई लर्निंग सॉल्यूशंस तमाम के तमाम उनके साथ एग्रीमेंट हो गया कि जनाब ये हमारा पोर्टफोलियो मौजूद है, अब आप इंटरनली मैप कर लें अपनी एम्प्लॉयज की कॉम्पिटेंसीज को सामने रखते हुए, और आप आइडेंटिफाई कर लें और एम्प्लॉय को चॉइस दे दें कि वो अपने जो लर्निंग है जिसको हम मॉड्यूलर लर्निंग कहते हैं, वो अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक जिस टाइम वो करना चाहे वो वहां से कर सके, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये पूरे पोर्टफोलियो में से वो उसको कर सकता है, और उसके क्रेडिट उसके अपने पर्सनल प्रोफाइल में ऐड ऑन होते चले जाएंगे। प्लस ये एक ब्लेंडेड लर्निंग का प्लेटफॉर्म भी होगा कि जहां पे वो मॉड्यूल कर रहा है, अगर उसको कोई क्वेश्चंस की चैलेंज है, कुछ क्लैरिटी की चैलेंज है, तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो अगर ये ग्रुप ऑफ 10, 15, 20, 25, 50 लोग अटैच हैं, तो उस मॉड्यूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, नाउ आई कैन एड्रेस देम। तो अब कंपनीज को ये वाली अप्रोच ज्यादा बेटर लगती है, बिकॉज नॉट ओनली कि आप अपने घर की कन्वीनियंस से उसमें एंगेज हो जाते हैं, बल्कि आप अपग्रेड हो जाते हैं। एक और बहुत सारी चीज आ रही है जो कंपनीज के चैलेंज है, जिसके ऊपर उसको कैरियर लेडर है। मिसाल के तौर पे मैं टेक्निकल बैकग्राउंड रखता हूं, मैं बड़ा अच्छा इंजीनियर हूं, लेकिन आप मुझे बना देते हैं मैनेजर, तो मैनेजर तो मेरी कॉल नहीं थी, मेरे अंदर एक्यूमेन नहीं है बीइंग अ गुड लीडर और बीइंग अ मैनेजर, मैं तो टेक्निकल इंजीनियर अच्छा था। तो जब आप मुझे मैनेजर बना देते हैं, तो द इशू हैपेंड in many of the instances the organization lose a very good engineer and got a very bad manager। अब ये जो ट्रांजिशन है, इसका हल क्या है कि कैरियर लेडर होना चाहिए। कैरियर लेडर हो, एक टेक्निकल कैरियर लेडर हो जो कि उसको अपग्रेड करता रहे उसकी टेक्निकल डोमेन में, और एक मैनेजरियल कैडर हो ताकि आप उसकी कॉम्पिटेंसीज को एवेल्युएट करते हुए जिस बंदे का प्रोफाइल या प्रेफरेंस जिस तरफ है, आप उसके मुताबिक उसको अपग्रेड कर दें। तो ये जो मॉड्यूलर लर्निंग है, ये आपको हेल्प करती है कि आप अपने चूजन पाथ को लेकर चलें। एक और चीज है औरंगजेब, जो अभी सिचुएशन हो रही है, खासतौर पे जैसे मैंने कहा कि हमारी बहुत सारी ये जो नई चेंजेस आ रही हैं, डिजिटाइजेशन और इसके मामलात हो रहे हैं, अभी का मामला ये भी आ गया है कि बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो फ्यूचर में अपीयर होने वाले हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बिजनेस में। उस से अगेन जो चीज रिक्वायर्ड है वो ये है कि हम इसको करें, क्योंकि कंपनीज ने बहुत सारी चीजें ये की है कि उन्होंने अपने अंदर, अपनी कंपनी के अंदर जो है वो एक पूल बना लिया है, टैलेंट पूल कह लें या उसको आप टैलेंट मार्केट प्लेस कह लें, कि जिसके अंदर जो एक्सपीरियंस लोग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिफाइड जो गैप्स होते हैं उसको एड्रेस कर रहे होते हैं, या वो प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं कि आपको, मुझे किसी बंदे को फुल टाइम रखने की जरूरत नहीं है, मैं एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट उसको साथ अपने साथ ऑन रोल रखता हूं, और कहीं पे ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे मुझे उसकी एक्सपर्टीज की जरूरत है, मैं उसको एंगेज कर सकता हूं। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को जो इशू आ रहे हैं वो कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है, कि जब हम एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में मूव कर रहे हैं, तो मुझे वो कंसल्टेंसी चाहिए जो मुझे हेल्प कर सके कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को अब कैसे डिफाइन करूं, मैं लोगों की ये जो प्रोजेक्ट बेस मुझे कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड है, मैं उनको कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर करूं। तो मकसद ये है, जिस चीज को हमें सबसे इंपॉर्टेंटली समझना है। देखिए, मैंने कितनी अब डायनेमिक्स आपको बताई, अब ये एक छोटी सी रिफ्लेक्शन, एक दिन का सेशन हो सकता है, मैंने एक सम अप करके बताया। अब मैं आपसे ये कहूं, हाइपोथेटिकली कोई सोच लेते हैं कि एक कंपनी है जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है और उसके पास 25-50 कोर्सेज हैं। अब वो क्या करे कि वो उठा के आके यहाँ से कंपनी बना ले और ये 50 का जो है वो लिस्ट ऑफ कोर्सेज जो है और अपने प्रोफाइल के साथ यहाँ की 500 कंपनियों को भेज दे। तो आप मुझे बताइए, जो कॉन्टेक्स्ट मैंने आपके सामने रखा है, क्या एक्सपेक्टेशन, क्या रिस्पांस मिलेगा? तो मैं औरंगजेब जो हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें अपने प्रोसेस को अपने बिजनेस में रीथिंक करने की जरूरत है। हमें स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं होना चाहिए कि चूंकि मैंने ये ट्रेनिंग कर ली और चूंकि मैं ये बड़ा चैंपियन किस्म का ट्रेनर हूं, तो मैं ये ले जाके कहूं कि जनाब अब आप मुझे रख लें या आप मुझे बिजनेस दे दें। मुझे ये देखना चाहिए कि जिस बिजनेस मार्केट में मैं ऑपरेट कर रहा हूं, मेरा कस्टमर कौन है, उस कस्टमर के क्या चैलेंजेस हैं और उस कस्टमर के चैलेंजेस को मैं कैसे फुलफिल कर सकता हूं अपने कंपनी के बिहाफ पे, और उसकी कितनी वैल्यू मैं सर्विस दे सकता हूं। क्योंकि अगर मेरी वैल्यू ऑफ सर्विस के अगेंस्ट वो मुझे पे करेगा और अगर मेरी वैल्यू ऐसी हुई जिसपे उसको वाज़ेह तौर पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नजर आएगा, तो वो मुझे हाई। यहाँ पे औरंगजेब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ
جہاں پہ بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں, اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو جو شاید 10,000 بھی نہ خرچیں ٹریننگ پہ, تو یہاں پہ ایسی کمپنیز بھی موجود ہیں جو ایک ایک دن کا $1,00,000 بھی دے دیتی ہیں کمپنیز کو, ان کی کنسلٹنسی کے اوپر, ان کی سروسز کے اوپر. کوشچن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ کیسے کرتے ہیں. اب میں نے جتنی باتیں کہیں ابھی آپ کے ساتھ, اگر میرے دوست جو ٹریننگ سے وابستہ ہیں اور بہت ساری چیزیں یا چند ایک چیزیں اگر ابھی ان کے لیے ان نون ہیں, جن کی باتیں یا ان کے لیے انفیملر ہیں, تو میں انہیں یہ کہوں گا they must have to rethink about their current strategy کہ ان کو اپنے سکل سیٹ میں کن کن چیزوں کی ایڈ کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز گلوبل مارکیٹ کافی ایڈوانس مارکیٹ ہے. گلوبل ٹرینر بننے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو ری اسکل کرنا پڑے گا. ری اسکل کی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ٹریننگ کا بزنس میرے دوستو خالی یہ باتیں کرنے کا بزنس نہیں ہے, یہ ویلیو ڈیلیور کرنے کا بزنس ہے, یہ کلائنٹ کی نیڈ کو سمجھنے کا بزنس ہے, یہ اس کے ساتھ سنسیئرلی کمٹ کرنے کا بزنس ہے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ جو بھی اس مختصر وقت میں اورنگزیب the gist I can pass it on, I've just tried to pass it on. جی تھینک یو ویری مچ. جس تو نہیں, آپ نے تو بہت ہی ٹیکنیکی اور بہت ہی ٹیکٹفل طریقے اپنے کوزے میں دریا کو بند کر دیا, اور جو آپ نے کنکلوڈنگ ریمارکس دیے اور اس کے بعد پوری اپنی گفتگو کو سم اپ کیا کہ ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے, سکلز کو اپ گریڈ کرنا ہے, اور اپنا جو بزنس ماڈل ہے, جو پروسیس ہے, اور کیپچر کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ کامران صاحب. اٹ واز ریئلی اے پروفیشنل پلیئر ٹو listen to your very very engaging talk and very practical talk. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کو پروگرام میں دعوت دیں گے, اور آئندہ بھی ایک بہت ہی اہم موضوع پہ آپ سے بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. تھینک یو.